हेलो। कैसे हैं साथियों? आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को नंबर सिस्टम के अंतर्गत बेस सिस्टम बता रहे थे और बेस सिस्टम में आज आपको बेस ज्ञात करने के लिए बताएंगे कि नंबरों को मल्टीप्लाई जो किया गया है वह किस सिस्टम के अंतर्गत किया गया है, या नंबरों को जोड़ा गया है तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत जोड़ा गया है। आज टाइप 9 पे बात करेंगे। इसमें कुछ हम प्रश्न बता भी दिए हैं। आज क्लास बेस सिस्टम फाइंड करने का क्लास 2 होगा। आप सबों को ज्ञात करना है कि 32 को यदि 24 से जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होता है। तो बताइए कि यह किस बेस सिस्टम के लिए ऐसा हो सकता है कि 32 को यदि 24 से जोड़ा जाए तो वह नंबर 100 प्राप्त होगा। तो इसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। यदि इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो ट्रेडिशनल मेथड पे पहले हम बात करते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व कर सकते थे। यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको कम से कम 1 मिनट का वक्त लगेगा। जैसे नंबर का बेस फाइंड करना है, नंबर का बेस फाइंड करना है कि किस बेस के अंतर्गत नंबर को प्लस किया गया है, यानी किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को जोड़ा गया है। यानी 32 को यदि 24 से जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होता है। यह किस सिस्टम यानी किस बेस के अंतर्गत ऐसा संभव है कि 32 को यदि 24 से ऐड किया जाए तो 100 प्राप्त होता है। तो यदि किसी भी बेस को नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का साधारण सा नियम है। जैसे आपसे कहा जाए एबीसी एबीसी बेस सिस्टम 5 दे रखा है, या बेस सिस्टम के मान लेते हैं। एबीसी बेस सिस्टम के अंतर्गत नंबर दिया गया है और इसे आप डेसिमल सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का साधारण सा विधि है कि दिए गए बेस नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दिए गए नॉन डेसिमल सिस्टम के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाएं तरफ से लिखना है। हमेशा दाएं तरफ से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है? मल्टीप्लाई करके यदि जोड़ देते हैं, जैसे के का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, प्लस के टू दी पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है बी से, प्लस के टू दी पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है सी से। तो यह जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर को हम जोड़ते हैं तो यह हमेशा नंबर डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत प्राप्त होता है। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नॉन डेसिमल सिस्टम के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड यानी दाएं तरफ से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करेंगे। के का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, के टू दी पावर 1 को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ और के टू दी पावर जी को के टू दी पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। और नंबरों को यदि आप जोड़ देंगे तो वह नंबर डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ बेस पता नहीं है तो आप इसे मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर को यदि आप निकालना चाहें सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे और एक ही सिस्टम बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत निकालेंगे और तुलना करेंगे कि यह जो नंबर किस सिस्टम के लिए ऐसा हो सकता है कि 32 को 24 से जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होता है। चलिए अब यहाँ बेस सिस्टम बी है तो बेस सिस्टम को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे बी टू दी पावर 0, बी टू दी पावर 1 और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। जैसे बी टू दी पावर 1 का वैल्यू बी के इक्वल होगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b प्राप्त हो जाएगा। और हमेशा जोड़ना होगा। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए
किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। जैसे a टू दी पावर 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। जैसे आपसे कहा जाए 2 टू दी पावर 0 रख दिया जाए तो इसका भी वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ क्या होगा, b टू दी पावर 0 का मान 1 के बराबर होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ इसे यदि हम हल करते हैं तो 3b प्राप्त होता है, 3b प्लस 2 के रूप में, और यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। अब सेकेंड नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत निकाल लीजिए। सेकेंड नंबर जो दिया है इसे भी आप बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत निकालेंगे, यानी दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से यानी दाएं तरफ से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करने पर नंबर आपको डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होगा। जैसे b टू दी पावर 1 का वैल्यू b के इक्वल होगा और b को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b प्राप्त हो जाएगा। अब b टू दी पावर 0 है तो आपको हम बताए कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी b टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होगा और 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ तो 1 गुने 4 होगा और यह जो नंबर प्राप्त होगा यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाता है। यानी किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नॉन डेसिमल सिस्टम के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा और दिए गए नंबर के राइट साइड यानी दाएं तरफ से लिखकर मल्टीप्लाई कर देने पर नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होता है। अब यदि इसे आप हल करना चाहें तो क्या होगा, 2b प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्राप्त होगा, यानी यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। अब आप इसे नंबर को जोड़ सकते हैं क्योंकि हमें डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो गया। अब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आप नंबरों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि हर एक बेस के लिए नंबर को ऐड करने का भी तरीका क्या है, अलग अलग है कि हमें यह पता करना है कि यह किस सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को जोड़ा गया है। तो चलिए इसे अब यदि आप जोड़ते हैं 3b प्लस 2 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 2b प्लस 4 के रूप में, तो यह नंबर डेसिमल, दोनों नंबर डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है। तो 2b को 3b से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5b प्राप्त होगा, प्लस 2 को यदि 4 से ऐड करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, यानी 5b प्लस 6 के रूप में नंबर प्राप्त होता है। अब यह भी जो नंबर 100 दे रखा है, यह जो नंबर है यह जो नंबर है 100, इसे भी आप नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है, आप इसे भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। 100 को आप डेसिमल सिस्टम में यदि कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाएं तरफ से नंबर को लिखना है और मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। अब b टू दी पावर 2 का वैल्यू b स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो b स्क्वायर प्राप्त होगा। अब b टू दी पावर 1 का वैल्यू b के इक्वल होगा और यदि b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नंबर 0 प्राप्त होगा। किसी भी नंबर में यदि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका भी वैल्यू 0 के बराबर होता है, यानी a को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी आपको 0 ही प्राप्त होगा। अब a टू दी पावर b टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होता है और 1 को भी यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 0 ही प्राप्त होगा। यह किस सिस्टम में होगा, तो यह डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट नंबर हो जाएगा। तो अब यह जो नंबर को ऐड किए हैं 5b प्लस 6 के रूप में, यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है, यह बराबर किसका होगा, b स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व करके b का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नंबर क्या होगा, 5b
प्लस 6 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर में यदि 0 को ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर ही प्राप्त होगा, यानी यह इक्वेशन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बराबर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से हल करते हैं। अब 5b को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस, इसे यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6b प्लस बी माइनस 6 बराबर 0। यानी यहां से अब यदि b कॉमन लेंगे तो b कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर में b बचा, और 6 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो b माइनस 6। अब यहाँ से b का दो वैल्यू प्राप्त होगा, यानी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू प्राप्त होगा। b का जो वैल्यू होगा b प्लस 1 बराबर b प्लस 1 ऑफ b माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से b बराबर -1 प्राप्त होगा और b का दूसरा वैल्यू b बराबर 6 होगा। कभी भी बेस माइनस में नहीं होता है, यानी बेस कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, बेस हमेशा पॉजिटिव नंबर में होगा। बेस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर में होगा। तो b का जो मान होगा वह b का मान 6 के लिए ऐसा होगा, यानी 32 को बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत 24 से ऐड करने पर नंबर 100 प्राप्त होगा। यदि इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको मुख्य रूप से 2 मिनट का समय लगेगा। यदि इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आप 2 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे आपको हम बताते हैं कैसे इसमें हम शॉर्ट ट्रिक प्रयोग करके क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए, ट्रेडिशनल मेथड में क्या किए, दिया गया बेस नॉन डेसिमल में है तो इसे आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए, तो डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो गया। सेकेंड नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत निकाल लिए और दोनों के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है, तो दोनों को हम प्लस कर दिए। दोनों को प्लस करने के बाद नंबर 5b प्लस 6 के बराबर होगा, और 100 बेस b को भी हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए और दोनों इक्वेशन को बराबर करके b का वैल्यू निकाल लिए। यानी मुख्य रूप से आपको इसमें 2 मिनट का जरूर समय लगेगा। अब आपको हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इसे यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, या इसमें आप यूनिट डिजिट मेथड के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, जिसे हम पिछले वीडियो में नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट के नाम से कॉन्सेप्ट समझे थे, और उस कॉन्सेप्ट के भी आधार से आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए, अब आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन को आप यदि सॉल्व कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करें, तो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बेस सिस्टम का जो क्वेश्चन होगा वह मुख्य रूप से सभी क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि कैसे हम अप्लाई करेंगे, इस चीज को अब हम समझाते हैं। चलिए, पहले हम आपको इकाई अंक विधि से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। इकाई अंक विधि। अब इकाई अंक विधि से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको हमेशा दिया गया नंबर का फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट को लिखना है। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 2 के रूप में है तो 2 लिख लिए, और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 4 है। दोनों के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब हमेशा आपको याद रखना है, दोनों नंबर को जोड़ देंगे। दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो यह हमेशा डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को जोड़ेंगे। 4 में यदि 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 प्राप्त होगा।
4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा और हमेशा आपको दिए गए बेस से भाग देकर रिमाइंडर यानी शेषफल निकाल लेना है और शेषफल जो होगा वह दिए गए नंबर का यूनिट प्लेस के इक्वल होगा। यानी 6 में यदि b से भाग दिया जाए तो 0 प्राप्त होगा शेषफल के रूप में। तो ऐसा b का किस वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है, तो आप निकालिएगा तो b का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। यदि इसे आप सोच नहीं सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और यहां से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, 6 में आप 0 को माइनस कर दीजिएगा, जो नंबर प्राप्त होगा वही b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यानी 6 जो होगा वह b का वैल्यू प्राप्त होगा। यानी 6 में यदि 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में आपको 0 प्राप्त होगा। यदि इसके गुणनखंड से भी भाग दिया जाए, 6 के गुणनखंड से यानी फैक्टर से भी भाग दिया जाएगा तो भी रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। 6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो आप कहेंगे 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। 6 का टोटल 4 फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। तो अब हमें पता करना है कि बेस सिस्टम 1 के लिए ऐसा है या बेस सिस्टम 2 के लिए नंबर को ऐड किया गया है या बेस सिस्टम 3 के लिए नंबर को ऐड किया गया है या बेस सिस्टम 6 के लिए नंबर को ऐड किया गया है। तो आप यहां से अब पता कर सकते हैं कि किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है। चलिए पुनः आपको बताते हैं यहाँ तक जो हम आपको बताए। इकाई अंक विधि का जब प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट नंबर का इकाई अंक को लिखेंगे और सेकंड नंबर का इकाई अंक को लिख देंगे। दोनों के बीच जिस सिंबल का प्रयोग किया गया है उस सिंबल का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को हल करेंगे। 2 में यदि 4 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा और हमेशा आपको बेस से भाग दे देना है और आपको शेषफल किसके बराबर कर देना है, यूनिट प्लेस के नंबर के बराबर कर देना है। यूनिट प्लेस के बराबर कर दिए। अब दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, यानी 6 में 0 को माइनस करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। यानी b का जो वैल्यू होगा वह 6 हो सकता है या 6 का कोई फैक्टर हो सकता है। तो अब हम पता करते हैं 6 का कौन सा फैक्टर है ऐसा होगा कि 3 टू बेस सिस्टम बी के अंतर्गत नंबर को जोड़ा गया है 2 4 के अंतर्गत तो नंबर 100 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब आपको हम एक एक करके जो भी फैक्टर है उस पर आप बात करते हैं। नंबर दे रखा है क्या, तो आप कहेंगे नंबर 3 टू बेस सिस्टम बी दे रखा है। चलिए बेस को बाद में लिखेंगे। और सेकंड नंबर 2 4 दे रखा है और ऐड करने पर नंबर 100 प्राप्त होगा। अब बेस सिस्टम यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यदि यदि बेस यदि बेस बराबर 1 है तो टोटल भी डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 1 ही प्रयोग किया जाएगा और डिजिट जो होगा वह सिर्फ 0 का प्रयोग किया जाएगा। यानी बेस सिस्टम 1 में यदि आप नंबर को लिखेंगे तो वहां आपको सिर्फ और सिर्फ 0 डिजिट का ही प्रयोग करना है। क्या इसमें 0 डिजिट का प्रयोग किया गया है? नहीं, इसमें 3 का भी प्रयोग किया गया है, 2 का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ 2 का भी प्रयोग किया गया है, 3 का भी 4 का भी प्रयोग किया गया है। क्या यह बेस सिस्टम 1 के अंतर्गत हो सकता है? तो कहेंगे बेस सिस्टम 1 के अंतर्गत ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम पॉसिबल जो वैल्यू है वह है 2। यदि बेस मान लेते हैं 2 है तो टोटल भी डिजिट जो प्रयोग करेंगे वह 2 ही डिजिट प्रयोग करेंगे और इसमें आपको 0 से लेके 1 तक अंक यानी 0 और 1 अंक का प्रयोग करके नंबरों को लिखना है। क्या 0 और 1 डिजिट का ही प्रयोग करके नंबर लिखा गया है? तो नहीं, 0 और 1 के बाद 3 और 2 का भी प्रयोग किया गया है। तो आप कहेंगे यह बेस सिस्टम 2 के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे 1 2 3 यदि बेस सिस्टम 4 लिखेंगे तो यह नंबर लिखने का जो तरीका है वह सही है, क्योंकि बेस सिस्टम 4 के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेस सिस्टम यदि 4 के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह मुख्य रूप से 0 से लेके हम 3 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 0 1 2 3 का प्रयोग करके आप नंबरों को लिखेंगे। तो अब बताइए यहाँ बेस सिस्टम यदि 6
दिया जाए, यदि बेस सिस्टम 6 दे दिया जाए तो आप टोटल 6 डिजिट प्रयोग करेंगे। वह डिजिट होगा 0 से लेके 5 तक अंक का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि यहाँ आप लिखते हैं 1 2 3 बेस सिस्टम 3, तो क्या बताइए यह नंबर लिखने का तरीका सही है? तो कहेंगे यह बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत नंबर लिखा गया है, तो इसमें जो टोटल डिजिट प्रयोग करेंगे वह 3 डिजिट प्रयोग करेंगे और वह डिजिट होगा 0 से लेके 2 तक, यानी 0 1 2 अंक का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ आप 3 डिजिट का भी प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यह जो नंबर लिखने का तरीका है यह क्या है? गलत है। इस माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए अब ऑप्शन को एलिमिनेट करके बताते हैं। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, यानी बेस बी के अंतर्गत भी नंबर को जोड़ा नहीं गया है। अब 3 ले लेते हैं। अब 3 को लिखेंगे तो बेस सिस्टम 3 लिखते हैं तो इसके अंतर्गत यानी इसके अंदर जो प्रयोग नंबर होगा वह 0 1 2 होगा। यहाँ 3 का भी प्रयोग किया गया है, 4 का भी प्रयोग किया गया है, तो यह बेस सिस्टम 3 के अंतर्गत नंबर नहीं लिखा गया है। अब एक ही बच रहा है डिजिट, वह बेस सिस्टम 6, यानी यदि हम 3 2 बेस सिस्टम 6 को लिखें तो यह नंबर लिखने का तरीका भी सही है, और 2 4 बेस सिस्टम 6 लिखें तो यह भी नंबर लिखने का तरीका सही है। और यह जो नंबर 100 बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत ऐसा संभव है कि 32 को 24 से ऐड किया जाए बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत तो नंबर 100 प्राप्त होता है। तो आप ऐसे निकाल सकते थे। यहाँ यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसमें एक और कॉन्सेप्ट जोड़ सकते हैं। जब भी डिजिट प्रयोग किया जाएगा, जैसे 3 डिजिट का प्रयोग किया गया है या 4 डिजिट का प्रयोग किया गया है, तो आपको सबसे बड़ा वैल्यू को पकड़ना है। जो भी बड़ा डिजिट प्रयोग किया जाएगा उससे अधिक बेस ही नंबर में दिया जाएगा। यह भी हो सकता है, यानी जो भी बेस होगा वह या तो बड़ा होगा बराबर, जो भी बेस होगा वह बड़ा होगा किस डिजिट से? तो आप कहेंगे वह बड़ा होगा 4 से, वह बड़ा होगा 4 से। बी का वैल्यू बड़ा होगा किससे? तो 4 से। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि बी का वैल्यू 4 से बड़ा है, यानी बेस सिस्टम 6, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में अब आपको बताते हैं। देखिए नंबर को ऐड करना है, तो अब बताना है कि नंबर को ऐड जो किया गया है वह किस सिस्टम के अंतर्गत ऐसा किया गया है कि 563 को ऐड किया जाए 544 के साथ और 433 के साथ बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, तो नंबर 2203 प्राप्त होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड लगाना है, यूनिट डिजिट मेथड, जिस माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन में आप अप्लाई कीजिए। आपको हम मुख्य रूप से 10 सेकंड का वक्त देंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताए हैं। आपको 10 सेकंड का वक्त देते हैं। चलिए 15 सेकंड का वक्त देते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिर्फ आपको यहाँ से बेस फाइंड करना है कि यह किस बेस के लिए नंबर को ऐड किया गया है। चलिए अब बेस को निकालना है कि यह किस बेस के लिए ऐसा हो सकता है। तो आपको सिंपल सा मेथड बताए कि दिया गया नंबर का यूनिट प्लेस को लिखना है। फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस क्या है? तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस 3 के रूप में है और प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। सेकंड नंबर का यूनिट प्लेस 4 है तो 4 लिखेंगे। दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और थर्ड नंबर का यूनिट प्लेस 3 के रूप में है तो 3 लिखेंगे। और आपको हमेशा डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को जोड़ना है। 3 में यदि 4 को जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में यदि 3 को जोड़ेंगे 10 होगा। और आपको हमेशा बेस से भाग देना है और शेषफल निकाल लेना है। बेस से भाग देके आपको शेषफल निकाल लेना है। और शेषफल किसके बराबर होगा?
तो बराबर के बाद जो नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए 10 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में आपको 3 प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे 10 में यदि 7 से भाग दिया जाए यानी 7 से भाग दिया जाए तो नंबर का रिमाइंडर जो होगा वह मुख्य रूप से 3 प्राप्त होगा। क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 10 में यदि आप 3 को माइनस करेंगे तो 7 प्राप्त होगा, यही बी का वैल्यू होगा। या तो यह वैल्यू हो सकता है या तो इसका कोई फैक्टर हो सकता है। 7 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यानी गुणनखंड 7 का गुणनखंड 1 और 7 प्राप्त होता है, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड होता है, एक स्वयं और एक और स्वयं होता है। किसी भी अभाज्य संख्या का 2 ही फैक्टर हो सकता है, एक तो वह स्वयं होगा और एक 1 होगा। क्या बेस सिस्टम 1 के अंतर्गत नंबर लिखा गया है, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट का भी प्रयोग किया गया है, 2 का भी प्रयोग किया गया है, 4 का भी प्रयोग किया गया है, तो बेस सिस्टम 1 के अंतर्गत नंबर नहीं लिखा गया है। बेस सिस्टम 1 के अंतर्गत नंबर नहीं लिखा गया है। तो कौन सा बच गया नंबर, तो बेस सिस्टम 7 बच गया। तो यह बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है और नंबर को जोड़ा गया है। तो आप यहाँ से इस कॉन्सेप्ट के आधार यानी यूनिट डिजिट मेथड से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको कभी क्यूबिक इक्वेशन प्राप्त होगा और क्यूबिक इक्वेशन को जोड़ना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ना होगा। ऐसे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 से 4 मिनट का भी वक्त लगेगा। इसीलिए आपको यदि बेस फाइंड करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मेथड से ही सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 बेस सिस्टम बी बेस सिस्टम 10 बराबर है 3 2 3 किस बेस के लिए ऐसा बराबर है कि 123 बेस सिस्टम बी बेस सिस्टम 10 में और बेस सिस्टम बी में वैल्यू 3 2 3 हो प्राप्त 3 2 3 हो जाएगा, यानी 123 किस बेस सिस्टम के अंतर्गत 323 के बराबर होगा। तो यह बताना है कि किस बेस के अंतर्गत ऐसा हो सकता है कि 123 323 के बराबर होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के आधार से भी कर सकते थे। चलिए ऑप्शन के आधार से आपको अब सॉल्व करके बताते हैं। 123 बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर दिया गया है। आपको हम बताए कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। तो हमको यहाँ बेस पता नहीं है कि यह किस बेस के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो यही तो बेस याद करना है ना। तो आपको इसे डेसिमल सिस्टम में नंबर को लिख दीजिए। तो डेसिमल सिस्टम में निकालने के लिए साधारण सा विधि है कि दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाएं तरफ से लिखना है और लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। यदि b का स्क्वायर किया जाए और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, प्लस b टू दी पावर 1 का वैल्यू b के इक्वल होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b प्राप्त हो जाएगा। अब किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी b टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा और 1 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणे 3 हो जाएगा और यह जो नंबर होगा यह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। और डेसिमल सिस्टम में नंबर किसके बराबर दे रखा है, तो आप कहेंगे 1 2 3 के बराबर, यानी 123 के बराबर दे रखा है। अब इसे हल कीजिए, क्या होगा 3b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3 बराबर 123। अब 3b स्क्वायर रहने देते हैं प्लस 2b, प्लस का 3 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी 123 माइनस 3 हो जाएगा बराबर 120 बराबर के बराबर होगा, यानी 3b स्क्वायर
3b² प्लस 2b बराबर हो जाएगा 120 के बराबर। अब यहां से आप b को कॉमन ले सकते हैं और 3b² हो गया, b को कॉमन लेंगे तो 3b होगा प्लस 2 बराबर 120। अब यहां से आप ऑप्शन को रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। अब यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यदि आप b का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 9 में यदि 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 होगा, और 11 को पुनः 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी 120 के बराबर नहीं होगा। तो बेस का जो वैल्यू होगा यानी b का वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ b का वैल्यू यदि 4 रखते हैं तो 4 तिया 12 में 2 को जोड़ेंगे 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा, यानी 120 के बराबर नहीं होगा, यानी बेस सिस्टम 4 में भी ऐसा संभव नहीं है। अब बेस सिस्टम यानी b का वैल्यू हम 5 यदि रखते हैं तो 5 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 में 2 को जोड़ेंगे 17, 17 में b का वैल्यू 5 है तो 17 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85, 120 के बराबर होगा तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी यानी 6 रखते हैं, 6 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे 20, अब 20 में यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, यानी 120 प्राप्त हो रहा है, यानी बेस सिस्टम बी के लिए, बेस सिस्टम 6 के लिए, यानी यह जो नंबर होगा यह बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत होगा, यानी बेस बराबर 6 के लिए ऐसा होगा कि 3 to 3 बेस सिस्टम 6 में और 1 to 3 बेस सिस्टम 10 में दोनों नंबर इक्वल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को यदि आप करना चाहें तो यह आपका ट्रेडिशनल मेथड है। अब आपको इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करके बताते हैं। आप इसमें डीएस भी अप्लाई कर सकते हैं और यूनिट डिजिट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लगाने का तरीका जो है उस चीज को आपको समझना है। यहाँ आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं और इसमें आप यूनिट डिजिट मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब इसे आपको ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे अब ऐसे क्वेश्चन को यदि करना चाहें तो ऑप्शन के आधार से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें कम से कम 2 मिनट का जरूर समय लगेगा, इसीलिए बेस सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड सीखने का विधि है कि यह कैसे ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको मुख्य रूप से शॉर्ट ट्रिक का ही प्रयोग करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, अब बताते हैं इसका जो फॉर्म प्राप्त हुआ था यह 3b² प्लस 2b प्लस 3 के रूप में प्राप्त हुआ था। यह डेसिमल सिस्टम का नंबर था। अब हम यहाँ 3 का b का वैल्यू यदि 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्राप्त होगा, यानी 120 के बराबर होगा तो 120 के बराबर नहीं होगा, यानी इसके लगभग में नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। यदि b रखते हैं, b का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ b का वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, b का वैल्यू 4 के बराबर रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, यानी 120 के बराबर नहीं हो रहा है, तो यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यदि सी रखते हैं तो यदि ऑप्शन नंबर आपको सी रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, 120 के बराबर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी रखते हैं, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो रहा है। अब देखिए, यानी 120 के करीब हो रहा है, और इसमें यदि 6 दूनी 12 ऐड कर देंगे और प्लस का 3 ऐड करेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई यानी बेस बराबर
8 रखते हैं। चलिए इसमें यदि बेस का मान 8 के बराबर रखते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 के बराबर होगा। और 64 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 192 हो जाएगा और यह 120 के बराबर नहीं होगा, यानी 120 से यह नंबर अधिक हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ई भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट मेथड लगाना है और सॉल्व करना है। यूनिट डिजिट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को भी अब आपको हम बता देते हैं। यूनिट डिजिट मेथड कैसे हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी आप नोट कर लीजिए। अब अगला टाइप बताते हैं, इसमें आप यूनिट डिजिट कैसे अप्लाई कर सकते थे। यूनिट डिजिट यदि अप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि दिया गया इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ था, तो आप कहेंगे 3b² प्लस 2b प्लस 3 के रूप में। और यह जो नंबर प्राप्त होगा यह किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 123 के बराबर होगा। अब यदि b का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, 7 होगा। प्लस 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 3 बच रहा है, तो अब इसे ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस का नंबर 6 होगा। क्या यूनिट प्लेस का नंबर 6 दे रखा है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ b का वैल्यू 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 16 का यूनिट प्लेस 3 को यदि 16 का यूनिट प्लेस 6 होगा और 6 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस 8 हो जाएगा, यानी 48 का यूनिट प्लेस 8 होगा। और यहाँ b का वैल्यू यदि 4 रखते हैं तो 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 लिख दिए। अब यहाँ बच रहा है 3। अब यहाँ यूनिट डिजिट लगाइए, 8 में 8 को जोड़ेंगे 16, 16 में 3 को जोड़ेंगे 19, 19 का यूनिट डिजिट 9। क्या यहाँ यूनिट डिजिट 9 के इक्वल है, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट 9 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अब इसमें ऑप्शन नंबर सी को रखते हैं, सी यानी बेस 5 के बराबर, यानी बी का जो वैल्यू हम 5 के बराबर रखते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यूनिट प्लेस 5 होगा। 5 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यूनिट प्लेस 5 हो जाएगा। प्लस 5 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस 0 के बराबर होगा और बच रहा है 3। अब 5 को यदि 3 से ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस का नंबर क्या होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यूनिट प्लेस का नंबर यहाँ 3 के बराबर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी का वैल्यू रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 6 के बराबर है। 6 का स्क्वायर 36 होगा, यूनिट प्लेस का नंबर 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 तरी 18, 18 का यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक 8 होगा। 8, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का यूनिट प्लेस 2 के बराबर होगा। बच रहा है 3। अब तीनों को ऐड करते हैं तो 8 में 10, 2 को ऐड करेंगे 10, 10 में 3 को ऐड करेंगे 13, यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 के बराबर होगा। 3 के बराबर दे भी रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ई को भी आप चेक कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 का यूनिट प्लेस 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 का यूनिट प्लेस 2 प्लस 4 दूनी यानी 8 है तो 8 दूनी 16, 16 का यूनिट प्लेस 6 प्लस 3, 3 में यदि 6 को जोड़ेंगे 9, 9 में 2 को जोड़ेंगे 11। यहाँ तो इकाई अंक 1 के बराबर है लेकिन क्या दे रखा है, 3 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ई भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते थे। अब इसमें यदि आप डिजिटल सम अप्लाई करना चाहें तो आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल सम भी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताए। चलिए एक में डिजिटल सम अप्लाई करके बता ही देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम मात्र 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज पे भी आएंगे। इस क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन के आधार से सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसी क्वेश्चन को आप 2 से 3 मिनट में
सॉल्व करेंगे, नंबर प्राप्त हुआ था 3b² प्लस 2b प्लस 3 के बराबर, और यह नंबर 1 2 3 के बराबर था डेसिमल सिस्टम में। यह भी डेसिमल सिस्टम में ही नंबर हुआ था। अब इसमें डिजिटल सम अप्लाई करते हैं, तो मान लेते हैं 6, क्या 6 हो सकता है? डिजिटल सम मैच कर रहा है, तो 3 को 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुने 6 करेंगे प्लस 3 करेंगे। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 36 का डिजिटल सम कितना? 9। यानी 36 को यदि एक अंक में लिखेंगे तो क्या होगा? 6 में 3 को जोड़ेंगे 9। डिजिटल सम आपको हम बताए हैं कि डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में नंबर होता है, और 9 को किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी डिजिटल सम हमेशा आपको 9 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। 12 का डिजिटल सम क्या होगा? तो 12 को आप पुनः सिंगल डिजिट में लाइए तो 3 हो जाएगा, 3 लिख दिए, प्लस क्या हो रहा है? 3 बच रहा है तो 3 लिखिए। अब 3 में यदि 3 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, और 6 में भी यदि आप 9 को भी ऐड करेंगे तो भी डिजिटल सम आपको 6 ही देखने को मिलेगा। क्या 123 का डिजिटल सम 6 के बराबर है? तो आप निकाल सकते हैं, 3 में यदि 2 को जोड़ेंगे 5, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6। हाँ जी हाँ, डिजिटल सम 6 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हर एक ऑप्शन में अप्लाई करके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब बताते हैं। इसमें भी आप यूनिट डिजिट मेथड से आप यदि सॉल्व करना चाहें तो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो इक्वेशन प्राप्त होगा, यह जो डेसिमल सिस्टम में यदि आप नंबर को लाएंगे 2 2 2, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 2b² प्लस, निकाल देते हैं, यदि आपको दिक्कत हो तो हम आपको निकाल के बताते हैं कि बेस सिस्टम बी में नंबर दे रखा है, आप इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है कि दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना होता है। तो दिया गया बेस क्या है? बी के बराबर है। बी को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर के हमेशा दाएं तरफ से लिखना है, दाएं तरफ से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो नंबर जो प्राप्त होगा 2b² प्लस 2b प्लस 2 के रूप में, 2b² प्लस 2b प्लस 2 के रूप में नंबर प्राप्त होगा। और यह नंबर किसके बराबर होगा? तो यह भी डेसिमल सिस्टम में नंबर हो रहा है, तो यह नंबर डेसिमल सिस्टम में किसके बराबर दे रखा है? तो आप कहेंगे 61 और 62 के बराबर दे रखा है। 61 और 62 के बराबर दे रखा है, तो अब इसे आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बी का मान निकाल सकते हैं, या यदि आप इसमें ऑप्शन के आधार से सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन के आधार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप यदि ऑप्शन को रखेंगे तो भी आपको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि 42 रखेंगे तो 42 का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः जोड़ेंगे। क्यों हम ऐसा करें? इससे बेहतर है कि सभी नंबर का यूनिट प्लेस बराबर नहीं है, सभी नंबर का यूनिट प्लेस बराबर नहीं है, तो आपको हमेशा इसमें यूनिट डिजिट मेथड लगाना है और क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो चलिए यूनिट प्लेस का नंबर पे चेक करते हैं। यूनिट प्लेस का नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, लिख देंगे 4, क्योंकि यूनिट प्लेस पे हम वर्क कर रहे हैं और 2 ऐड करेंगे तो 8 में 4 को जोड़ेंगे 12, 12 में 2 को जोड़ेंगे 16, यानी यूनिट प्लेस का नंबर 6 के बराबर होना चाहिए। यूनिट प्लेस का नंबर किसके बराबर होना चाहिए? 6 के बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ 6 के बराबर दे रखा है? तो नहीं, यहाँ 2 के बराबर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को यदि इस तरीका से करते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, बी का वैल्यू निकालें
तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। चलिए, यदि b का वैल्यू 0 रख देते हैं, चलिए b का वैल्यू यदि आप इसमें 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यूनिट प्लेस 2 के बराबर है, यहाँ भी यूनिट प्लेस 2 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, यूनिट प्लेस 0, यहाँ भी यूनिट प्लेस 0, यहाँ भी यूनिट प्लेस 0, 2, यानी ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। यूनिट डिजिट मेथड से चेक करने पर एक ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यूनिट डिजिट मेथड। चलिए अब आपको डिजिटल सम अप्लाई करके बताते हैं कि डिजिटल सम भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम क्या है 6 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए बी का डिजिटल सम किसके बराबर है 6 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम निकालने का मतलब है कि दिए गए नंबर को आप सिंगल डिजिट में लिख लीजिए, 6 में आप 0 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, यानी 60 का डिजिटल सम 6 के बराबर होगा। 6 को यदि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 होगा, 36 का डिजिटल सम कितना होगा तो आपको हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे 2 गुने 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 6 प्लस 2। अब यहाँ इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 6 में 1 को जोड़ेंगे 7, 7 में 6 को जोड़ेंगे 13, 13 में 2 को जोड़ेंगे 15, 15 का को पुनः आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो डिजिटल सम प्राप्त होता है, यानी सिंगल डिजिट में नंबर प्राप्त होता है तो वह डिजिटल सम होगा। तो डिजिटल सम किसके बराबर होना चाहिए 6 के बराबर। अब 6 का स्क्वायर 36, 36 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, 72 का डिजिटल सम 9। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का डिजिटल सम क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 बचा है तो 2 को ऐड करते हैं, तो इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है 5 के बराबर हो रहा है। यानी 9 में यदि 3 को जोड़े और पुनः 2 को जोड़े तो उसे आप यदि सिंगल डिजिट में नंबर को लाएंगे तो वह 5 के बराबर होगा, लेकिन क्या होना चाहिए 6 के बराबर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑप्शन के आधार से कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के ही आधार से करें तो बेहतर है। अब इसमें डिजिटल सम क्या हो रहा है 5 में 5 को जोड़ेंगे 10, 10 का डिजिटल सम 1, यानी डीएस 55 का क्या होगा 1 के बराबर होगा। यदि आप ऑप्शन में रखते हैं यानी 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2 के रूप फॉर्म में यदि b का वैल्यू 1 के बराबर रखते हैं तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को यदि यहाँ बच रहा है 2, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6, डिजिटल सम 6 से मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि डी का रखें तो डी का डिजिटल सम 8 के बराबर होता है। चलिए डी को भी जांच कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 64 का डिजिटल सम 1, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 का डिजिटल सम 7 प्लस 2, 7 में 2, यानी इसका डिजिटल सम 2 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन डिजिटल सम से मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इसे आप यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप इसमें डिजिटल सम अप्लाई करें, ऑप्शन के माध्यम से ही सॉल्व करें तो बेहतर है। अब बताते हैं, पिछले क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे, आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको हम 15 सेकेंड का समय देते हैं कि 15 सेकेंड के अंतर्गत आप कैसे ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नीचे दिए गए समीकरण किस आधार के लिए सत्य है, यानी किस बेस के लिए ऐसा सत्य है कि नंबर जो दे रखा है वह किस बेस के अंतर्गत दिया गया है। यहां से आपको बेस फाइंड करना है।
आपको यहां से क्या करना है, बेस फाइंड करना है कि किस बेस के अंतर्गत नंबर को जोड़ा गया है। यानी 6651 को बेस सिस्टम बी के अंतर्गत जोड़ा गया है 115 के नंबर से, तो नंबर 10066 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यदि करते हैं तो इकाई अंक विधि से ही करें। चलिए इकाई अंक विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब यदि ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, यहां से कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को समझें और देखें। यदि यहां हम b का वैल्यू 4 रखते हैं तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह तो 4 से छोटा होना चाहिए ना। जी हाँ, 4 से छोटा होना चाहिए। यहाँ क्या b का वैल्यू 4 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अब यदि b का वैल्यू 6 रखते हैं तो 6 से नंबर छोटा होना चाहिए, तो यहाँ 6 का भी प्रयोग किया गया है, तो नंबर लिखने का तरीका ही गलत हो जाएगा। तो यह बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत भी नंबर को नहीं लिखा गया है। इस आधार से भी आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच गया ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत ऐसा किया गया है या ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत ऐसा किया गया है? बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत नंबरों को जोड़ा गया है कि बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत? चलिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है, यूनिट प्लेस के नंबर को यूनिट प्लेस से जोड़िए। एक में यदि 5 को जोड़ेंगे 6 प्राप्त होता है, जी हाँ 6 लिखा गया है। यदि एक में यदि 5 को जोड़ेंगे 6 लिखा गया है, जी हाँ लिखा गया है। यदि 6 में 1 को जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है, यानी 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। तो किस बेस से भाग दिया गया है कि शेषफल के रूप में, कि शेषफल के रूप में आपको यहाँ 0 प्राप्त हो रहा है। तो 7 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, साथ में यदि 0 को माइनस कर देंगे तो 7 प्राप्त होगा, यानी बी बराबर 7 प्राप्त होगा। या 7 का कोई फैक्टर हो सकता है, गुणनखंड जिसे कहेंगे, या तो 7 हो सकता है या 7 का गुणनखंड हो सकता है। 7 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है? तो 7 एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का दो ही फैक्टर होता है, एक दिया गया नंबर और 1 और दिया गया नंबर दिए गए प्राइम नंबर का फैक्टर होता है। तो यह हम देखते हैं कि बेस सिस्टम 7 के लिए ऐसा किया गया है कि 7 में यदि 7 से भाग देंगे तभी तो रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, तरीका करने का क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उस चीज को समझिए। 1 में यदि 5 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त हो रहा है, तो लिखा भी गया है 6। 5 में यदि 1 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त हो रहा है, लिखा भी गया है 6। यदि 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए, क्या लिखा गया है? 0 लिखा गया है। तो 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। किस बेस के लिए ऐसा किया गया है कि 0 प्राप्त हो रहा है, तो 0 के बराबर कर देंगे और दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए। 7 में यदि आप 0 को माइनस करेंगे तो 7 के बराबर होगा, यानी बेस सिस्टम 7 के लिए नंबरों को ऐड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 3 किस पूर्ण किस बेस के लिए पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 3 किस बेस सिस्टम के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी बेस ज्ञात करना है किस बेस के लिए ऐसा हो सकता है कि 2 3 लिखा जाए और बेस सिस्टम 10 में इसका वैल्यू एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए वह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत लिखा गया है। यानी 2 3 को किस बेस सिस्टम के अंतर्गत लिखा जाए कि वह डेसिमल सिस्टम में नंबर क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को भी आपको समझाते हैं कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको अब बताते हैं इस
क्वेश्चन के माध्यम से आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का मौका मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप यदि करते हैं तो आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, पूर्ण वर्ग संख्या का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, उसके बाद आप यूनिट डिजिट मेथड और डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन में को सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्लाई करके अब बताते हैं। चलिए, 2, 3 किस बेस सिस्टम के लिए एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा बेस सिस्टम 10 में? यदि इसे आप डेसिमल सिस्टम में नंबर लाएंगे, क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या डेसिमल सिस्टम में है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या है? 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या बेस सिस्टम 10 के लिए, यह सब बेस सिस्टम 10 के लिए पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 1, 4, 9, 9 के बाद क्या है? 16, उसके बाद 25, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। यह सब पूर्ण वर्ग संख्या है। किस सिस्टम में? तो आप कहेंगे यह एक ही सिस्टम, बेस सिस्टम 10 के लिए यह सब पूर्ण वर्ग संख्या। यदि बेस को चेंज कर दिया जाएगा, जैसे 2, 3 किस बेस के लिए एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा? डेसिमल सिस्टम में। यानी बेस को जब चेंज भी कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या का नियम जो होगा वह अलग हो जाएगा। यानी सब चीज बेस पे निर्भर करता है। तो बेस को ही ज्ञात करना है कि यह किस बेस के लिए ऐसा किया गया है कि 2, 3 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत लिखा जाए और बेस सिस्टम 10 में वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब बताते हैं, इस नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का साधारण सा विधि आपको बताए थे कि दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा। दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाएं तरफ से लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 2b प्लस 3 के रूप में होगा। क्योंकि b टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो b टू दी पावर 0 1 के बराबर होगा और 1 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब 2b प्लस 3 हो रहा है, क्या इसमें हम ऑड इवन लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं। यह किस सिस्टम में हो रहा है? तो आप कहेंगे यह बेस सिस्टम 10 में हो रहा है। यदि किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे आपको कहा जाए इवन नंबर को यदि इवन नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक इवन नंबर दे रखा है, एक इवन नंबर दे रखा है, टू क्या है? एक इवन नंबर है और यह दे रखा है। इवन नंबर को यदि इवन नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही प्राप्त होगा, और इवन नंबर को यदि ऑड नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको एक इवन नंबर ही देखने को मिलेगा। तो 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक इवन नंबर प्राप्त होगा। समझ रहे हैं बात को? अब प्लस के रूप में का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 3 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे 3 एक ऑड नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर का डेफिनेशन आपको बताए थे कि दिए गए नंबर में यदि 2 से भाग दिया जाए, रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो तो वह एक ऑड नंबर होगा। या आपको डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बताए थे कि दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वह संख्या एक ऑड नंबर होगा, यानी विषम संख्या होगा। यदि इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ेंगे, यदि इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होना चाहिए? एक ऑड नंबर में पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। एक ऑड नंबर में पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। क्या यह इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 4 एक और इवन नंबर है तो 4 नहीं बराबर हो सकता है। 1, 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यह भी एक इवन नंबर है। 3, 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यह भी एक इवन नंबर है। जो भी इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वह एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यह कॉन्सेप्ट के आधार से। और इवन के आधार से आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन को छांट सकते हैं। चलिए अब बताते हैं
इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट का प्रयोग कैसे करेंगे? यदि 1 के बराबर रखते हैं, चलिए अब आपको हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए बताते हैं। यह तो हम ऑड इवन के माध्यम से बताए कि कैसे या 4 नहीं हो सकता है, यानी इवन नंबर का जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वह नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑड इवन के कॉन्सेप्ट के आधार से। और नंबर जो प्राप्त हुआ है वह 3b प्लस 2b प्लस 3 के रूप में नंबर प्राप्त हुआ है, 2b प्लस 3 के रूप में नंबर प्राप्त हुआ है। क्या हम यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है और पूर्ण वर्ग संख्या भी एक डेसिमल सिस्टम का है, तो 1 के बराबर लिखेंगे। यदि 2b बराबर 1 माइनस 3 लिखेंगे तो b का वैल्यू एक निगेटिव में आएगा, निगेटिव वैल्यू होगा। तो निगेटिव b का वैल्यू होना चाहिए, कभी भी बेस ऋणात्मक नहीं हो सकता है, निगेटिव में बेस नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, यानी ऑप्शन 1 यदि रखेंगे तो 1 क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब 9 रख के देखते हैं क्या बेस 9 हो सकता है कि नहीं, और यह किस बेस के लिए ऐसा होगा। यदि हम 9 रखते हैं तो 9 रखेंगे 2b प्लस 3 बराबर किसका, 3 बराबर हो जाएगा 9। अब 2b बराबर 9 माइनस 3 होगा, और यहां से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b बराबर 3 हो जाएगा। क्या b बराबर 3 हो सकता है? जब यहां हम b का वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहां से कॉन्सेप्ट समझिएगा, यदि यहां हम b का वैल्यू 3 रखेंगे तो इसके अंदर डिजिट जो प्रयोग किया जाना चाहिए वह 3 से छोटा डिजिट प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह मुख्य रूप से 3 से छोटा डिजिट प्रयोग होगा, तो यहाँ 3 का प्रयोग किया गया है, तो बेस सिस्टम 10 में 9 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्या 9 भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, आगे आपको पुनः रखना है और चेक करना है। यानी 23 बेस सिस्टम बी एक पूर्ण वर्ग संख्या है डेसिमल सिस्टम के लिए, तो वह किस बेस के लिए, यानी बेस फाइंड करना है। तो अब बेस बराबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या 25 के बराबर रखते हैं, यानी 2b प्लस 3 बराबर 25। अब यहां से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b का क्या वैल्यू हो जाएगा, 2b बराबर 25 माइनस 3, 2b बराबर 22, और b का वैल्यू 11 हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम 11 में ऐसा हो सकता है, बेस सिस्टम 11 में ऐसा होगा कि 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा डेसिमल सिस्टम में। यहाँ बेस किसके बराबर हो जाएगा, यानी b का जो वैल्यू होगा वह 11 के बराबर होगा। b बराबर यदि 11 रखा जाए, यानी 23 बेस सिस्टम 11 में पूर्ण वर्ग संख्या होगा डेसिमल सिस्टम के लिए। तो यह एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए समीकरण, एक ही क्वेश्चन बचा, नीचे दिए गए समीकरण किस आधार के लिए सत्य है। 3 1 बेस सिस्टम बी बराबर होगा 2a मल्टीप्लाई 1 7 बेस सिस्टम ए। ये दोनों क्या है, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है और यह सेकंड इक्वेशन दे रखा है, और दोनों इक्वेशन से आपको a प्लस बी का मान निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन से a का मान निकाल लेंगे और सेकंड इक्वेशन से b का वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों को आप यदि ऐड करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा। तो करके देखते हैं। अब यहां से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 3 1 फर्स्ट समीकरण से इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे हैं और यह इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है 3 1 बेस सिस्टम ए बराबर 2 बेस सिस्टम ए मल्टीप्लाई 1 7 बेस सिस्टम ए। यहां से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं।
हमेशा यूनिट डिजिट मेथड लगाना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। किस बेस के लिए, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम ए के लिए। रिमाइंडर क्या प्राप्त होना चाहिए, 14 में यदि आप ए से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 14 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 14 और 1 का डिफरेंस ले लेंगे यानी अंतर निकाल लेंगे, तो 14 में 1 को माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी ए बराबर 13। या तो इसका एक फैक्टर हो सकता है, 13 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 और 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होगा, वह एक प्राइम नंबर और एक 1 होगा। यहां से आप ए का वैल्यू निकाल लिए, ए का वैल्यू किसके लिए होगा, ए बराबर 13 के लिए ऐसा होगा कि 3 1 बराबर हो जाएगा 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। चलिए अब इक्वेशन सेकंड से आप बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 4 4 बेस सिस्टम बी दे रखा है, इक्वल है 3 बेस सिस्टम बी मल्टीप्लाई किया गया है 1 3 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत। अब यहाँ भी आपको यूनिट डिजिट मेथड लगाना है। यूनिट डिजिट पे नंबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और फर्स्ट नंबर का भी यूनिट प्लेस क्या है, 3 के इक्वल है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत और बेस से भाग दे के शेषफल निकाल लेंगे। शेषफल किसके बराबर होगा, यूनिट प्लेस के नंबर के बराबर होगा। तो आप बताइए 9 में किस नंबर से भाग दिया जाए कि रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा, तो आप क्या कीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, दोनों का अंतर क्या होगा, 5 के बराबर होगा, यानी बी बराबर 5 के लिए ऐसा होगा। 9 में यदि 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। यहां से आपको बी का वैल्यू प्राप्त हो गया, बी का वैल्यू 4 होगा, 5 होगा, बी बराबर 5 होगा। पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी बराबर पूछा जा रहा है, तो ए का मान क्या निकाले हैं, 13 निकाले हैं, बी का मान कितना है, 5 निकाले हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का मान 18 हो जाएगा। यदि बेस फाइंड करना है तो आपको सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई करना है, वह है यूनिट डिजिट मेथड। इस माध्यम से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मिनटों के क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। नहीं तो आपको कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो कभी आपको क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और उस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा।